नमस्कार, मैं सोमवीर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आपको जो बोर्ड है उसकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, सेंटर एंड स्टेट्स रिलेशंस, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें हम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसी के रिगार्डिंग आज बात की जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया है। एक है यहाँ पर इंट्रोडक्शंस, दूसरा है सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस होंगे उनके बारे में, तीसरा है यहाँ पर कंक्लूजन। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपके पास में यदि ये क्वेश्चन आता है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन करें, तो यहाँ आपके पास में निश्चित रूप में 16 या 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है। जैसे यूनिवर्सिटी निर्धारित करती है उसके अनुसार आपके पास में ये क्वेश्चन हो सकता है। तो उसी का जवाब आपने इस प्रकार से आप इसको जो क्वेश्चन होगा उसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करके बता सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आए तो उसमें सबसे पहले आपने लिखनी है प्रस्तावना। और प्रस्तावना में यहाँ पर आप जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में आप बात करेंगे। प्रस्तावना में आप बताएंगे कि भारत में जो सेटअप अपनाया गया है वो यूनियन और फेडरल दोनों का आप मिक्सअप कह सकते हैं। कुछ विद्वान इसको यूनियन कह देते हैं, कुछ विद्वान इसको फेडरल कह देते हैं। एकात्मक और संघात्मक दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो भारतीय संविधान में अपनाई गई है। अब यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि हमारे देश में एक कंसेप्ट और यहाँ पर आता है और वो है यहाँ ड्यूल गवर्नमेंट का। ड्यूल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार। दोहरी सरकार का अर्थ यहाँ पर ये है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट कार्य करती है और एक यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कार्य करती है। सेंटर और स्टेट दोनों ही सरकारें हमारे देश में कार्य करती है। यदि आप चाइना में जाएंगे तो वहाँ पर केवल एक ही प्रकार की सरकार कार्य करती है और वो है उनकी केंद्रीय सरकार। यहाँ हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका जो संचालन है वो पीएम के माध्यम से किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो इस सरकार का संचालन यहाँ पर सीएम के माध्यम से किया जाता है। सीएम, पीएम के साथ में यहाँ पर जो संवैधानिक रूप से अध्यक्ष जो बनाए गए हैं राज्य के वो प्रेसिडेंट रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं। यहाँ पर सीएम के सहयोग के लिए जो केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में कार्य करता है, सीएम के सहयोग के लिए यहाँ पर जिस व्यक्ति की व्यवस्था की हुई है वो है यहाँ पर गवर्नर, राज्यपाल। तो ये व्यवस्थाएं हमारे संविधान में की गई है। इसके साथ में आप आगे और जानकारी इसमें बताएंगे कि हमारे देश में जो व्यवस्था ये तो अपनाई गई है ड्यूल गवर्नमेंट। अब हम थोड़ा सा संविधान का रेफरेंस यहाँ पर बताएंगे कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उसका पार्ट भाग 11 वो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन यहाँ पर करता है। और भी अनुच्छेद हैं जिनके बारे में हम जहाँ जानकारी रखेंगे। तो यहाँ भाग 11 अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 के बीच ये आर्टिकल हैं के बीच केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये जानकारी आप यहाँ पर इसकी जो प्रस्तावना है उसमें आप बताएंगे कि भारत का जो संविधान है उस संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में वर्णन किया गया है। और भी पार्ट्स हैं भारत के संविधान में, उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन आगे करेंगे। तो ये बातें आप प्रस्तावना में आप बताएंगे। इसके बाद में जब हम अपना क्वेश्चन शुरू करेंगे तो वहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा हमारा वो आएगा यहाँ सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस होंगे, जो संबंध होंगे वो किस प्रकार से यहाँ पर हम इनको डिवाइड करेंगे। तो हमने इनको यहाँ 3 प्रकार से डिवाइड किया है। सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है उसको 3 प्रकार से डिवाइड किया है। एक है यहाँ पर लेजिस्लेटिव, जिसे हम विधान पालिका से संबंधित संबंधों के बारे में बात करेंगे। दूसरा है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा है प्रशासनिक संबंध। तीसरा हम यहाँ पर बात करेंगे और वो है यहाँ पर फाइनेंशियल रिलेशंस।
तो इनके बारे में हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस को, कि इसको हम आगे विस्तार से बताएंगे। एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ में हम बता रहे हैं कि जब भी आपके पास में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप प्रस्तावना बताएंगे, फिर आपको इनके बारे में आपने बताना पड़ेगा और इनकी व्याख्या ही मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आपने बताना है। फिलहाल ये जो संबंध हैं इनको आपने 3 प्रकार से अपने माइंड्स में रख लेना है। इसके बाद में फिर आपके पास में जब ये क्वेश्चन आता है तो फिर आप यहाँ पर बताएंगे इनके विशेषकर निष्कर्ष के बारे में, कि आपको केंद्र और राज्य जो संबंध बताए गए हैं उनमें आप अपने अनुसार क्या निष्कर्ष यहाँ पर निकालते हैं। अब हम बात करेंगे केंद्र और राज्यों के बीच जो आपको 3 प्रकार के यहाँ पर संबंध बताए गए थे उनकी विस्तार से व्याख्या, जिसमें आपको बताया गया था कि सबसे पहले यहाँ पर विधान मंडल से संबंधित है, विधान पालिका से संबंधित या विधायी जो संबंध आप कहते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें केंद्र और राज्य किस प्रकार से कानूनों का निर्माण करते हैं। विधायी यहाँ पर आप कॉमन से जानकारी रखते हैं, कानून बनाने के बारे में है। तो यहाँ पर ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिनके माध्यम से केंद्र और राज्य वहाँ पर कानून बनाते रहते हैं। तो इसमें आप 2-3 लाइनें पहले ऊपर वाले पॉइंट में लिखेंगे विधायी संबंधों के बारे में। तो यहाँ पर भी आप बताएंगे निश्चित रूप में कि भारत का जो संविधान है उसमें इनके बारे में वर्णन किया गया है। और यदि हम बात करें आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 246 में यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है, जो शेड्यूल्स हैं वो बनाए गए हैं। यहाँ पर 3 सूचियाँ बनाई गई हैं, जिसमें एक है यहाँ पर यूनियन लिस्ट, एक है यहाँ पर स्टेट लिस्ट राज्य सूची, एक है यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची। तो इनका वर्णन यहाँ पर भारतीय संविधान में किया गया है अनुच्छेद 246 में। ये बातें यहाँ पर बताई इस लेजिस्लेटिव में, ठीक है। फिर उसके बाद में ये पॉइंट आप लिखेंगे। तो यहाँ यूनियन लिस्ट के बारे में हम बात करें तो इसमें बड़े बड़े विषय शामिल किए गए हैं जो कि केंद्रीय महत्व के होते हैं। ये जो सूचियाँ हैं इसमें कौन से विषय किस में शामिल किए जाएंगे, किस जो सूची है उसमें ये शामिल किए गए हैं, इसके बारे में जो हमें जानकारी बताता है वो हमारे संविधान की 7th जो शेड्यूल है, 7वीं जो अनुसूची है वो हमें इसके बारे में जानकारी देती है। 7वीं अनुसूची वो बताती है कि किस सूची में कितने विषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर हम मूल रूप से बात करें जब संविधान बना तो उस दौरान यदि बात करें तो इसमें तो विषय थे 97, इसमें जो विषय थे वो 66 और इसमें जो विषय थे वो थे 47। ये जब संविधान बना उस दौरान है। अभी इनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। इसमें जो विषय हो गए हैं वो हो गए 98, इसमें जो विषय हो गए हैं 59 और इसमें जो विषय हो गए हैं वो यहाँ पर हो गए हैं 52। तो ये विषय वर्तमान समय में है, इसके बारे में भी आप जानकारी बताएंगे। फिर हम अपने पॉइंट पर यहाँ पर यूनियन लिस्ट में आते हैं। यूनियन लिस्ट में देश के जितने भी बड़े बड़े विषय हैं वो यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। जैसे बड़े विषय, किसी देश के साथ में अंतर्राष्ट्रीय संधि करनी है तो अंतर्राष्ट्रीय संधि है वो इस सूची में शामिल किया गया है यूनियन लिस्ट में। जिस पर जो कानून बनाती है वो हमारे देश की संसद कानून बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कानून बनाती है। युद्ध करना है किसी देश के साथ में, ये भी यहाँ पर केंद्र सरकार डिसीजन लेती है, राज्य सरकारों को यहाँ पर डिसीजन लेने की शक्ति नहीं है। इसके साथ में मुद्रा का विमुद्रीकरण करना है। मुद्रा के बारे में आप जानती हैं ना कि 8 नवंबर 2016 की घटना आप सभी को याद होगी, जिस दौरान भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो भी 1000 और 500 के नोट थे उनका विमुद्रीकरण कर दिया गया, जिसे आप कई बार नोटबंदी के रूप में जानते हैं। वो नोटबंदी नहीं, वहाँ वो डिमोनेटाइजेशंस था, जो मुद्रा था उसका विमुद्रीकरण यहाँ पर किया गया था। बंदरगाहें हैं, बड़े बड़े जो बंदरगाह हैं उन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण यहाँ पर स्थापित रहता है। इसके साथ में रेलवे है, डाकतार है, बीमा है, बैंकिंग व्यवस्था है, ये सब केंद्र सरकार के पास में निहित है। केंद्र सरकार ही यहाँ पर डिसाइड करती है कि इनके लिए किस प्रकार से कानून बनाए जाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर
स्टेट लिस्ट के बारे में जानकारी रखेंगे। राज्य जो सूची है, राज्य सूची में जो मूल रूप से तो 66 थे, वर्तमान समय में ये विषय हो गए हैं 59, 59 विषय यहाँ पर हो गए हैं। और इसमें जो विषय दिए गए हैं जिस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो यहाँ पर मिल जाता है सीएम को, यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है पीएम को, यहाँ पर सीएम को। इस पर कौन कौन से विषय यहाँ पर शामिल किए गए हैं, इसमें पुलिस के बारे में है, पुलिस के रिगार्डिंग कोई कानून होगा वो यहाँ पर संबंधित राज्य सरकार है वो बनाएंगे। जैसे आपने हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस और भी अन्य राज्य हैं उनकी पुलिस के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की होगी। तो पुलिस में किस प्रकार से भर्ती की जाएगी, क्या उसमें योग्यताएं होंगी, इनके बारे में जो निर्धारण करने का जो अधिकार है वो यहाँ पर संबंधित राज्य सरकार को दिया गया है। इसके साथ में यहाँ पर और जो विषय शामिल किए गए हैं कानून व्यवस्था के बारे में है कि कोई कानून व्यवस्था किस प्रकार वहाँ पर की जाए, लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना है ये यहाँ पर राज्य सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ में जेल व्यवस्था है, जेल का किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन चलाया जाएगा ये भी यहाँ पर है। सिंचाई के रिगार्डिंग है, जो एग्रीकल्चर का जो विषय है वो भी इसी में ही शामिल है। अभी आपने जो देश में मूवमेंट जो देखा है, आंदोलन देखा है, जिसमें केंद्र सरकार ने जो 3 एक्ट बना दिए कृषि के रिगार्डिंग, तो इस पर भी कई बार जो कुछ किसान संगठन है वो आरोप लगाते रहते हैं कि ये विषय तो राज्य सूची का था, इस पर कानून बनाने का अधिकार तो यहाँ पर राज्य सरकारों का था, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर कानून कैसे बना दिया। तो ये आगे समय बताएगा कि किस आधार पर उन्होंने ये कानून बनाए हैं। इसके साथ में यहाँ पर यूनियन लिस्ट में एक और यहाँ आता है संविदा, कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जो अभी कृषि के रिगार्डिंग है तो कृषि को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में डाल दिया है, तो उसके रिगार्डिंग वो अपना रेफरेंस दे रहे हैं कि हमने इसको जो कानून बनाया है वो कॉन्ट्रैक्ट संविदाएं जो होती हैं वो विषय यहाँ पर यूनियन लिस्ट में है, इसलिए हमने यहाँ पर एग्रीकल्चर को उसमें शामिल करके कानून बना दिया। ये अब आगे आने वाला समय बताएगा किस प्रकार से इसमें डिसीजन होंगे, कैसे यहाँ पर कार्य होंगे, वो बात है। तो यहाँ पर स्टेट लिस्ट है, इसमें आप ये जानकारी उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद यहाँ पर आती है कनकरेंट लिस्ट, जिस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो सीएम और पीएम दोनों को मिल जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही यहाँ पर कानून बना सकते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये आती है, जैसे इसमें जो विषय शामिल किए गए हैं जिन पर ये दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे एक तो डिटेंशंस के रिगार्डिंग है, निवारक नज़रबंदी के रिगार्डिंग है, वो यहाँ पर कानून बना लेते हैं। जैसे आपने कई बार मकोका के बारे में सुना होगा, अभी हरियाणा ने हरियाणा के रिगार्डिंग है कि हरियाणा जो क्रिमिनल उन प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर डिटेंशन करने के लिए यहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। निवारक नज़रबंदी के रिगार्डिंग जो कानून है वो राज्य सरकारें बना सकती हैं। नेक्स्ट इसी में ही आगे हम बात करें तो विवाह है, विवाह विच्छेद है, तलाक इत्यादि है, इनके बारे में भी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही यहाँ पर कानून बना सकती है। हम नेक्स्ट में बात करें उत्तराधिकार के रिगार्डिंग है, दत्तक पुत्र के रिगार्डिंग है, गोद लिए हुए पुत्र के बारे में है। तो ये विषय यहाँ पर कंकरेंट लिस्ट में शामिल किए गए हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही परस्पर मिलकर कानून बना सकते हैं। एजुकेशन, शिक्षा का जो विषय है वो भी यहाँ पर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती है। एक बात की जानकारी आप यहाँ पर और रख लीजिएगा कि यदि यहाँ जैसे एजुकेशन के रिगार्डिंग ही है, सेंटर ने कोई कानून बना दिया और उसी पर ही यहाँ पर स्टेट ने, राज्य के मुख्यमंत्री ने कानून बना दिया और दोनों में कहीं पर विरोधाभास होता है, दोनों में कहीं पर संघर्ष हो जाता है दोनों कानूनों में, तो वहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा पीएम या उसकी जो पार्लियामेंट है, संघ सरकार है, उसके द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ये जानकारी आप यहाँ पर रख लीजिएगा। तो ये लिस्ट के बारे में आप यहाँ पर इस लेजिस्लेटिव के बारे में ऊपर जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर आप इसके बारे में बताएंगे। अभी केंद्र और राज्यों के बीच में जो वैधानिक संबंध हैं उनका हम पॉइंट वाइज विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 248।
जैसे आपको पहले बताया गया था कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बनाई गई हैं, जिनमें तीनों ही जो व्यवस्थाएं हैं वो अपना अपना कार्य करती रहती हैं। इसके साथ में उपर्युक्त जो बताया गया था उसमें से कोई विषय रह जाता है जिसे हम विशेषकर रेजिड्यूरी पावर के रूप में जानते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट जो शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 248 के अनुसार यहाँ पर सेंटर जो गवर्नमेंट है, यूनियन है, उसको यहाँ पर सौंप दी गई है। केंद्र सरकार है वो इस पर अपने कानून बना सकती है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 248 उसका सब क्लाज है ए, जो इसी बात का वर्णन करता है कि इसके अलावा जो भी शेष शक्तियाँ हैं वे शक्तियाँ केंद्र सरकार को दी जाती हैं। यद्यपि आप यहाँ पर अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका में ऐसा है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राज्यों को सौंप दी गई है, लेकिन भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर केंद्र सरकार के पास में है। इसके बाद में है पॉइंट नंबर 2 और अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 है, ये वर्णन करता है कि यदि हमारे देश की जो राज्य सभा है यह राज्य सूची में जो भी स्टेट लिस्ट दी गई है, राज्य सूची में शामिल किसी विषय, जैसे वर्तमान समय में 59 है, राज्य सूची में शामिल किसी विषय को नेशनल, राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो उस विषय पर, जैसे सपोज कीजिएगा राज्य सूची है और इसमें एक विषय आ गया उस राज्य में, और आप मान के चले वहाँ पर पुलिस विषय शामिल हो जाता है, तो उस पुलिस विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन जो गवर्नमेंट है उसको ये मिल जाता है। तो ये जानकारी आप यहाँ पर जरूर रखें। अनुच्छेद 249 जिसमें हमारे देश की राज्यसभा अपने बहुमत से 2/3 बहुमत है उसके पास में, उससे यदि किसी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट है, संघीय सरकार है, उसको मिल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है और वो है आर्टिकल 250। इस आर्टिकल के बारे में हम जानकारी रखें तो इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि यदि हमारे देश में किसी भी प्रकार से कोई इमरजेंसी है, आपातकाल है, वो लागू हो जाता है तो वहाँ पर राज्य सूची में दिए गए विषयों पर, जो भी स्टेट लिस्ट है उसमें दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हर विषय पर यहाँ पर लगभग केंद्र सरकार का प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित हो जाता है। तो इसमें यही है अनुच्छेद 250 में कि यदि इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है किसी राज्य में तो उस राज्य में इमरजेंसी घोषित करने के साथ ही राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है, यूनियन गवर्नमेंट को यहाँ पर अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। के बाद में यहाँ पर आता है अनुच्छेद 252। इसमें ये होता है कि यदि एक या एक से अधिक स्टेट्स, एक या एक से अधिक राज्यों की जो विधानमंडल है, एसएलए है, वो यूनियन गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से सिफारिश करे कि आप हमारे राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएं, तो उन विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो यूनियन गवर्नमेंट को मिल जाता है। बस कंडीशन ये है कि इसमें ये लिखा गया है कि यदि एक या दो से अधिक राज्यों के जो विधानमंडल है वो केंद्र सरकार से सिफारिश करते हैं कि आप हमारे जो स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है, उस पर कानून बनाएं, तो यहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने लग जाती है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 253। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यदि सपोज कीजिएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, कोई दूसरा देश है, वहाँ पर ये यात्रा करते हैं और इस यात्रा के दौरान कोई वो ऐसा एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोई समझौता कर लेते हैं और इस समझौते में स्टेट लिस्ट, राज्य जो सूची है
उसका कोई विषय शामिल कर लिया जाता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री या कोई जो सरकार बनी हुई है उसका कैबिनेट मंत्री किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है और वो राज्य सूची का कोई विषय शामिल कर लेता है अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौते में, तो ऐसी स्थिति में राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो यूनियन गवर्नमेंट को मिल जाता है। सपोज कीजिएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाते हैं और वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें पुलिस को शामिल कर लिया जाता है कि पुलिस का किस प्रकार से वहाँ पर नए तरीके से पुलिस है उसको आधुनिकीकरण किया जाए, इसके बारे में कोई एग्रीमेंट अमेरिका के साथ में कर लेते हैं, तो फिर पुलिस विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है। अभी किसको अधिकार है, क्योंकि पुलिस है वो स्टेट लिस्ट में शामिल है, इस पर कानून जो बनाती है वो राज्य सरकारें बनाती है। तो इस बात की आप जानकारी रखिए, यदि अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद 253 यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में राज्य सूची के विषय को शामिल कर लिया जाता है तो उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है यहाँ पर अनुच्छेद 352। ये जो बात करता है यदि हमारे देश में कोई बाह्य आक्रमण हो जाए हमारे देश पर, या आक्रमण होने का खतरा पैदा हो, या देश में आंतरिक विद्रोह है जो सशस्त्र विद्रोह है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर केंद्र सरकार है वो आर्टिकल 352 का प्रयोग कर लेती है। जैसे आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिएगा ये इंडिया है, ठीक है, और इसके अनुसार ये है कि या तो पूरे देश, एक तो ये है कि देश पर कहीं आक्रमण हो जाए, इस साइड से भी हो सकता है, इस साइड से भी आक्रमण हो सकता है, इसके साथ में फिर ये हो सकता है, तो इस स्थिति में भी अनुच्छेद जो 352 है उसका प्रयोग कर दिया जाएगा और ये पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है या फिर जिस साइड से आक्रमण हुआ है इन राज्यों में भी लगाया जा सकता है कि इन राज्यों में अभी अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर दिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अब ये जो राज्य होंगे यहाँ पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो यहाँ पर यूनियन जो गवर्नमेंट है उसको मिल जाता है, केंद्र सरकार है उसको ये अधिकार मिल जाता है। इसके साथ में कई बार ऐसा हो जाए कि किसी राज्य में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यहाँ पर सपोज कीजिएगा यहाँ पर राज्य हैं और उसमें आंतरिक अशांति फैल जाए और हर जगह पर यहाँ पर विद्रोह होने शुरू हो जाए, जो रेबल्स है वो प्रारंभ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी केंद्र सरकार है वो पर्टिकुलर उस क्षेत्र में, एक क्षेत्र हो सकता है या पूरे देश में, अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर देती है कि अभी पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाता है पूरे देश में तो कोई वहाँ पर सीएम कार्य नहीं करता है, सारा जो कार्य किया जाएगा वो प्रेसिडेंट के माध्यम से किया जाएगा। और प्रेसिडेंट किसके सहयोग से कार्य करता है, पीएम और उसकी कैबिनेट मंत्री मंडल के माध्यम से ये कार्य करता है। यदि अनुच्छेद 352 जिसमें देश पर बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह कहीं पर हो जाए तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर दिया जाता है। और फिर यदि ये प्रयोग कर दिया जाता है उस क्षेत्र में या पूरे देश में तो वहाँ पर स्टेट लिस्ट जो बनी हुई है राज्य सूची, उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो यूनियन गवर्नमेंट को मिल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है अनुच्छेद 356। इस आर्टिकल के बारे में हम बात करें, अनुच्छेद 356 जिसमें ये होता है कि यदि किसी राज्य की जो एसएलए है वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपद्रव हो जाता है, वहाँ पर शांति व्यवस्था स्थापित नहीं रहती है, लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन नहीं रहता है, राज्य विधानसभा जो भी बनी हुई है राज्य कोई भी है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति कर देता है। जो गवर्नर होता है उस राज्य का राज्यपाल, ये राज्यपाल राष्ट्रपति है जो प्रेसिडेंट है उससे सिफारिश करता है कि इस राज्य की जो व्यवस्था है वो ख़राब हो चुकी है, आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएं और यहाँ पर जो नागरिक हैं उनके जीवन की सुरक्षा आप करें। एक यहाँ पर हो सकता है कि वहाँ पर उस राज्य की जो विधान पालिका है वो अपनी मेजोरिटी
जो बहुमत है वो खो देती है। तो ऐसी स्थिति में भी उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। सिंपल वे में आप एक लाइन में आप याद रख सकते हैं यहाँ पर कि यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है तो उस स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति से सिफारिश करता है कि आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दीजिएगा, और वहाँ पर फिर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और जैसे ही अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर दिया जाएगा जो बताया जा रहा है, तो उस दौरान संबंधित राज्य में कोई भी राज्य हो सकता है, उस राज्य में जो भी लिस्ट बनी हुई है राज्य सूची, उस राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट है, संघ सरकार है, उसको मिल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यहाँ पर आर्टिकल 200, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 है, ये बात करता है कि जिसमें गवर्नर जो होता है, राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल को विशिष्ट पावर दी गई है। किस प्रकार से है, जैसे हम कोई भी स्टेट के बारे में बात करें, राज्य है, इस राज्य में जो भी वहाँ पर सभाएं बनी होंगी, जैसे 28 राज्यों के बारे में ही हम बात करें तो यहाँ पर एसएलए बनी हुई है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें क्या होता है कि राज्य विधानसभा है वो कोई भी बिल है वो पास करती है अपनी इस एसएलए में। अब ये बिल है, ये एक्ट कब बनेगा, ये कानून कब बनेगा, ये एक्ट तब बनेगा जब इस पर गवर्नर है वो अपने सिग्नेचर कर देगा तो ये बिल है, ये एक्ट बन जाएगा। जैसे आपने केंद्र सरकार के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर ऊपर से हमारे देश में जब कानून बनेंगे तो पहले है संसद उसको पास करती है, उसके बाद में फिर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो ही वो कानून देश में माना जाता है, अदरवाइज नहीं माना जाता है। अब यहाँ पर ये होता है कि जो भी एसएलए कोई बिल प्रस्तुत करती है उसने पास कर दिया, फिर ये राज्यपाल के पास जाता है उस पर हस्ताक्षर के लिए। अब राज्यपाल यहाँ पर उस बिल को राष्ट्रपति के पास में भेज सकता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर कि राज्यपाल स्वतंत्र होता है किसी भी बिल को, चाहे वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए जा रहे हों या जन कल्याण के लिए कानून बनाए जा रहे हों, राज्यपाल उस बिल को सीधा प्रेसिडेंट के पास में भेज देता है, राष्ट्रपति के पास में भेज देता है। ये अनुच्छेद इसी के बारे में बात करता है। और राष्ट्रपति हैं वो उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है बिना कोई कारण बताए हुए। राष्ट्रपति कोई कारण नहीं बताएगा, राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट ही हो जाता है। अनुच्छेद 200 जिसमें राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पास किए गए किसी भी बिल को राष्ट्रपति के पास में भेज सकता है और राष्ट्रपति उसको बिना कोई कारण बताए हुए रद्द भी कर सकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है और वो है यहाँ पर अनुच्छेद 304, उसका सब क्लाज है यहाँ पर बी। इस अनुच्छेद में जो बताया गया है कि जैसे इसमें क्या होता है कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के हित में कोई भी राज्य सरकार कानून बनाती है, उसके व्यापार वाणिज्य के रिगार्डिंग है, उससे संबंधित है, तो बिल पास किया जाता है, कोई भी राज्य सरकार बनाना चाहती है सपोज कीजिएगा, तो उस कानून के लिए सबसे पहले जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से सबसे पहले स्वीकृति ली जाएगी कि हम ये जन कल्याण के लिए, पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए कोई भी व्यापार वाणिज्य हैं उसके रिगार्डिंग कोई कानून बना रहे हैं। तो यहाँ पर उस राज्य को स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट है, उस स्टेट गवर्नमेंट को बिल अपने सदन में बिल प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो इसके बारे में बात जानकारी हमें जो देता है अनुच्छेद 304 सब क्लाज है उसका बी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटरवेंशन, हस्तक्षेप किया जाता है, और हस्तक्षेप जो किया जाता है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से किया जाता है। जैसे हम बात करें उद्योग है, उद्योगों के रिगार्डिंग जो कानून बनाने का अधिकार है वो यहाँ पर स्टेट लिस्ट है, राज्य सूची है, उसमें उद्योगों को शामिल किया गया है। चीज़ से संबंधित है, उद्योग धंधों के बारे में है। इसके साथ में कोई भी ट्रेड किया जाता है, व्यापार यहाँ पर किए जाते हैं, कोई कॉमर्स यहाँ पर किया जाता है, वाणिज्य किया जाता है। तो इन पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो स्टेट लिस्ट में है,
राज्य सूची में इनको शामिल किया गया है। परंतु यहाँ पर 1951 में एक एक्ट प्रस्तुत किया गया केंद्र सरकार के माध्यम से, जो जन कल्याण के लिए इनके बारे में कानून बना सकती है। अभी ये हो गया है कि केंद्र सरकार ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इनमें इंटरफेयर कर लिया है। केंद्र सरकार ने लगभग आप कह सकते हैं कि इन पर जो कानून बनाने का अधिकार पूर्णतः केंद्र सरकार ने प्राप्त कर लिया है। इसके बारे में राज्य सरकारें हैं वो कई बार शिकायत करते रहते हैं कि ये जो कार्य हो रहा है ये उनके कार्यों में हस्तक्षेप यहाँ किया जा रहा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है उनके बारे में जानकारी रखें, और वो है प्रशासनिक संबंध। पॉइंट है यहाँ पर, यदि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो कंप्लीटली भी पूछा जा सकता है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के बारे में बताएं, तो फिर आपने ये तीनों बताने हैं, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और फाइनेंशियल वित्तीय संबंध। तो हमने यहाँ पर विधायी संबंध कर लिया है। अब हम जो जानकारी रखेंगे वो है यहाँ पर प्रशासनिक संबंध। तो इसमें सबसे पहले आता है यहाँ पर अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 है वो हमें यहाँ जानकारी उपलब्ध कराता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो वहाँ पर कानून है, कानूनों का निर्माण मेकिंग है इस प्रकार से करेंगी कि यूनियन जो गवर्नमेंट है, संघीय सरकार है, उसके कानूनों का पालन हो सके। जैसे इसमें यह है कि अनुच्छेद 256 यही वर्णन करता है कि राज्य सरकारें स्वयं में भी इस प्रकार से अपने कानूनों का निर्माण करेंगी, अपने प्रशासन को इस प्रकार से चलाएंगी कि जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून है, उनका पालन यहाँ पर हो सके। ऐसा नहीं है कि जो राज्य सरकारें हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को वायलेट करके और अपने वहाँ पर कानूनों का निर्माण करने लग जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट के कानूनों को ही छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा। तो ये अनुच्छेद 256 है वो यही बात करता है कि राज्य सरकार अपने कानूनों का निर्माण इस प्रकार से करेंगी, अपना प्रशासन इस प्रकार से चलाएंगी जिससे केंद्र सरकार के कानूनों का पालन किया जा सके। दूसरा पॉइंट है और वो है यहाँ पर अनुच्छेद 257। अनुच्छेद 257 है ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको विशिष्ट पावर देता है। जो भी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है कि आप केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करें। इसमें तो क्या था कि राज्य सरकारें स्वयं ही ऐसा कानून बनाएंगी कि जिसमें केंद्र सरकार के कानून है उनका विरोध न हो रहा हो, और इसमें ये होता है कि केंद्र सरकार इनको ऑर्डर देती है, इनको आदेश देती है कि आप केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का उचित प्रकार से पालन करें। जैसे सपोज कीजिएगा मैं आपकी क्लास में आया और क्लास में आने के बाद में एक तो ये है कि आप स्वयं में ही अनुशासन रूप में आप बैठ जाएं, बिल्कुल अनुशासनात्मक रूप में आप जो भी सीटिंग है वो आप कर लें, ये तो आपका खुद हो गया। एक फिर मैं आऊँ आपकी क्लास में और मैं देखूँ कि यहाँ पर अव्यवस्थाएँ हैं, फिर मैं आपको ऑर्डर दूँ कि आप अपनी ये सीटिंग है इस प्रकार से रखें, कोई आप आवाज़ न करें। एक ये होता है। तो एक तो आप स्वयं में करें, तो स्वयं में यहाँ पर राज्य सरकारें हैं, अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्य सरकारें स्वयं करती हैं। और ऑर्डर के रूप में हम बात करें तो अनुच्छेद 257 जिसमें राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार है वो उनको आदेश देती है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को, कि आप ये कार्य करें। अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 258 है ये प्रेसिडेंट है हमारे देश के राष्ट्रपति, उसको विशिष्ट पावर देता है कि राष्ट्रपति हैं वो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार या इसके जो भी ऑफिशियल हैं, इसके जो भी अधिकारी हैं उनको केंद्र सरकार आदेश दे सकती है। निश्चित रूप में यहाँ पर केंद्र सरकार का आधिपत्य रहेगा, प्रेसिडेंट है वो इनको आदेश दे सकता है कि आप इस प्रकार से केंद्र सरकार के कोई जो नई पॉलिसी है, कोई नया आदेश है उसको आप लागू करें, या केंद्र सरकार के किसी विषय को यहाँ पर राज्य सरकार है उनके अधिकारियों को सौंप सकते हैं कि आप ये कार्य करें, ये केंद्र सरकार की पॉलिसी है। तो ऐसे यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रेसिडेंट सौंप सकता है कि आप ये कार्य करें। जानकारी रख सकते हैं कि संघ सूची में शामिल किसी विषय के संचालन के लिए यहाँ पर राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को यहाँ राष्ट्रपति है वो आदेश दे सकता है कोई कार्य
सौंप सकता है। इसके बारे में जो वर्णन करता है अनुच्छेद 258। 261 अनुच्छेद 261 है वो विशेषकर बात जो करता है वो इस प्रकार से है, जिसमें कहा गया है केंद्र और राज्य दोनों समस्त सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों और न्यायिक प्रक्रिया में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करेंगे। ये तथ्य याद रख सकते हैं कि जो भी सार्वजनिक महत्व के विषय हैं उन पर केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, वो पूर्णतः अपनी आस्थाएं व्यक्त करेंगे। अनुच्छेद 261। इसके बाद में हम बात करें अनुच्छेद 262 के बारे में। ये रिवर के रिगार्डिंग है, जो नदियां हैं नदियों के रिगार्डिंग है। कोई भी जो जल बंटवारे के बारे में है कि किसको और किस राज्य को किस नदी से संबंधित जो जल बंटवारा किया जाएगा, इसके विषय में जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट को है। केंद्र सरकार यहाँ पर कानून बनाती है रिवर्स नदियों के जल बंटवारे के बारे में। ठीक, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे देश का, वो इंटरवेंशन नहीं कर सकता है, वो यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके बारे में भी ये बात करता है कि संसद है वो यहाँ कानून निश्चित रूप में बनाएंगी। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट है वो रिव्यू तो जरूर कर सकता है, उसका पुनर्विलोकन तो कर सकता है कि संविधान अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इन मामलों में इंटरवेंशन सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं करता है। यदि विवाद हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो वहाँ पर तो वो कार्य करेगा निश्चित रूप में, और हो सकता है वो केंद्र सरकार को आदेश दे दे कि आप इसके बारे में कानून बनाएं, तो ये कार्य तो वो कर सकता है, लेकिन वैसे डायरेक्ट इंटरवेंशन उसका नहीं रहता है। उसके बाद में है अनुच्छेद 263। ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है, अंतर्राज्य परिषद है, इसके निर्माण के बारे में बात करता है। तो 1990 तक भारत में अंतर्राज्य परिषद का निर्माण नहीं किया गया। उसके बाद में 1990 में यहाँ पर अंतर्राज्य परिषद का निर्माण किया गया, और जिसमें राज्यों के लिए परिषदें बनाई गई, और ये परिषदें अभी वर्तमान समय में अपना अपना कार्य कर रही हैं। तो यहाँ पर जो 5 परिषदें हैं जिस वो बनाई गई हैं, और ये पांचों परिषदें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करती रहती है। इसके बारे में जो वर्णन करता है अनुच्छेद 263। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की रिगार्डिंग मैंने आपको बताया ही था। यहाँ पर जो पदाधिकारी कार्य करते हैं, जैसे यहाँ पर हम बात करें IAS, IPS, IFS, ये पदाधिकारी यहाँ पर कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ IAS, IPS, IFS जो अधिकारी होते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, और इनको जो वेतन दिया जाता है वो राज्य सरकार के माध्यम से दिया जाता है। इनके वेतन का जो निर्धारण किया जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनका वेतन निर्धारित करती है, राज्य सरकारें हैं वो इनको वेतन देती हैं। तो इसके बारे में कई बार राज्य सरकारें शिकायत करते रहते हैं कि हमारे ऊपर ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये जो व्यक्ति हैं वो थोपे गए हैं। कई बार इसके बारे में आरोप लगाते रहते हैं, तो इस बात की आप जानकारी यहाँ पर रखेंगे। फिर एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि राज्य सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है इन पर, और बड़े बड़े जो प्रशासनिक पद होते हैं राज्य में वो सामान्यतः इन्हीं के ही हिस्से में आते हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक पद। और राज्य सरकार का इन पे वैसे नियंत्रण नहीं होता है, राज्य सरकार इनको हटा नहीं सकती है। इनको हटाने के लिए जो UPSC है वो सिफारिश करेगी यहाँ पर जो होम मिनिस्टर है उसको, और होम मिनिस्टर फिर उनकी रिकमेंडेशंस को मानता है, तो वहाँ पर इन पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है। राज्य सरकार का इन पर नियंत्रण नहीं होता है, राज्य सरकार इनको वेतन देती रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आर्टिकल 355 है। ये विशेषकर जो बात करता है वो इस प्रकार से है कि केंद्र सरकार है, यूनियन जो गवर्नमेंट है वो स्टेट राज्य हैं या यहाँ पर यूनियन टेरिटरी तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है UT, इनका नियंत्रण तो केंद्र सरकार ही करती रहती है। तो इनकी सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो यूनियन गवर्नमेंट का है। इनका जो प्रोटेक्शन है, किसी राज्य की सुरक्षा करना बाह्य आक्रमणों से, या उस राज्य में कोई विद्रोह हो जाए तो उसकी सुरक्षा करना, ये केंद्र सरकार का कार्य यहाँ पर
होता है, इसके बारे में जो वर्णन करता है अनुच्छेद 355, जो राज्य सरकारों को बाह्य आक्रमण से प्रोटेक्शंस देता है, उनकी सुरक्षा यहाँ पर करता है केंद्र सरकार। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 है, ये गवर्नर के बारे में है, राज्यपाल के बारे में, कि राज्यपाल हैं उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के माध्यम से की जाएगी, राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब राष्ट्रपति है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल बना सकती है। आपके गांव का कोई सरपंच हो, लंबड़दार हो या कोई अन्य पदाधिकारी हो, उसको भी यहाँ पर राष्ट्रपति है वो किसी राज्य का राज्यपाल बना सकता है। शर्त ये है कि राष्ट्रपति यहाँ पर पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, जो सिफारिश यहाँ पर पीएम और उसकी कैबिनेट करती है, उसकी मंत्रिमंडल करती है कि इस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल बनाया जाए, उसी पर ही राष्ट्रपति यहाँ पर कार्य करता है। तो अनुच्छेद 155 है, वो ये बात करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 356, जिसके बारे में आपको पहले भी बता दिया गया है, प्रशासन के रिगार्डिंग है कि यदि ये अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर दिया जाता है, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, वहाँ पर प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर अनुच्छेद 356 की जो सिफारिश है वो यहाँ पर गवर्नर है, राज्यपाल है, वो प्रेसिडेंट से करता है, राष्ट्रपति से करता है, और फिर राष्ट्रपति उस संबंधित जो स्टेट होता है उसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और वहाँ पर यदि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो राज्य सूची में जो भी विषय दिए गए थे उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट को मिल जाता है, जो संघीय सरकार है उसको मिल जाएगा। तो ये प्रशासन के बारे में है। तो ये हमने बात की प्रशासनिक संबंधों के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनता है और वो है फाइनेंशियल रिलेशंस। केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध क्या है, इनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 है, वो स्पष्टतः व्याख्या करता है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वो राज्यों को ग्रांट देती है। जैसे किसी राज्य में यदि कहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो ऐसे समय में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ग्रांट देती है, अनुदान देती है। अनुदान जो होता है वो वापस नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। अनुदान यदि किसी ने दे दिया है यहाँ पर केंद्र सरकार ने राज्यों को, तो ऐसा नहीं है कि सपोज़ कीजिएगा किसी राज्य में वहाँ पर बाढ़ आ गई और केंद्र सरकार ने उसको 1000 करोड़ रुपए दे दिए कि आप अपना प्रशासन है, अपनी जो व्यवस्था है वो ठीक करें, तो राज्य सरकार को वो रिटर्न नहीं करने हैं, ठीक है। इस बात की आप जानकारी रखें। अन्य भी जो कृषि से रिगार्डिंग उनकी सुरक्षाएं हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं उनके विशेष कल्याण के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सरकारों को अनुदान देती रहती हैं कि आप अपने इस क्षेत्र में इनका विकास करें। इसके बाद में है अनुच्छेद 280। ये आर्टिकल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो बात करता है फाइनेंस, वित्त आयोग है, फाइनेंस कमिश्नर के बारे में बात करता है कि भारत है, भारत में जो फाइनेंस कमिश्नर है वो स्थापित किया जाएगा। तो वर्तमान समय में जो 15th फाइनेंस कमिश्नर बनाए गए हैं उसने अपनी रिकमेंडेशंस भी 2020-21 का जो सेशन था उस दौरान उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस भी कर दी हैं। तो ये जो पदाधिकारी होता है ये केंद्र और राज्यों के बीच में जो टैक्सेस हैं, जो कर लगाए जाते हैं, उनके बारे में ये निर्धारण करता रहता है। एन.के. सिंह हैं, वे वर्तमान समय में जो 15वें वित्त आयोग हैं उसके अध्यक्ष हैं। 14वें वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। इसके बाद में नेक्स्ट है अनुच्छेद 292। अनुच्छेद 292 है, ये यूनियन गवर्नमेंट को, संघीय सरकार है उसको लोन लेने के बारे में बात करता है कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है या किसी अन्य देश है, उससे क्या है वहाँ पर उधार ले सकती है, लोन ले सकती है।
तो ये अनुच्छेद 292 के अनुसार है कि केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लोन ले सकती है, उधार ऋण है वो ले सकती है। अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 293 है, ये बात करता है स्टेट के बारे में, राज्य सरकारों के बारे में, और इसमें स्पष्टतः लिख दिया गया है कि राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि उनको ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो ये यूनियन गवर्नमेंट से, संघीय सरकार है उससे उधार लेंगे, न कि यहाँ पर विशेषकर किसी कंट्री से, किसी देश से उधार नहीं ले सकते हैं। जो भी स्टेट होंगे यदि उनको ऋण लेना होगा तो वो यूनियन गवर्नमेंट से लेंगे, किसी विदेशी जो देश है उससे यहाँ पर उधार नहीं लिया जाएगा। इसके बारे में वर्णन करता है अनुच्छेद 293। इसके बाद में बात करें हम ये अनुच्छेद 269 और इसका सब क्लाज है ए। अनुच्छेद 269 है, ये यहाँ पर अभी देश में एक एक्ट बना था, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर, वस्तु सेवा कर से के रिगार्डिंग है, और उसमें भारतीय संविधान में ये नया जो आर्टिकल है इसको यहाँ पर जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, SGST, CGST, UTGST, IGST, इनके बारे में ये अनुच्छेद है, ये बात करता है। SGST का अर्थ ये है कि इसका निर्धारण यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो निर्धारित करती है, जो भी स्टेट होगा उसके बारे में। CGST है, ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती है। UTGST है, जो भी यूनियन टेरिटरी बने हुए केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान समय में 6 हैं, ये निर्धारित करते हैं। IGST ये है कि कहीं पर कोई सामान बना और दूसरे स्थान पर बेचा जा रहा है, तो जिस स्थान पर बेचा जा रहा है वहाँ पर ये IGST लगता है, ठीक है। और IGST वहीं लगेगा, जैसे सपोज कीजिएगा हरियाणा में कोई सामान बना और वो पंजाब में बेचा गया, तो यहाँ पर IGST जो दिया जाएगा वो पंजाब को दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी हो सकता है, वो यहाँ पर जो भी निर्धारित किया जाता है उसके बारे में है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें और वो है यहाँ पर अनुच्छेद 279 और उसका सब क्लाज है ए, आर्टिकल 279, और ये जो बात करता है ये भी GST की रिगार्डिंग ही है, GST, और इसके लिए एक काउंसिल बनाई गई है। GST काउंसिल के बारे में है कि GST काउंसिल है वो प्रत्येक वर्ष जो भी टैक्सेस हैं उनका अवलोकन करती रहती है और कहाँ पर कितना % टैक्स लगाना है इसके बारे में भी ये कार्य करती रहती है। जो भी बजट प्रस्तुत किया जाता है उस बजट में इस GST काउंसिल का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है, और आप मान लीजिएगा कि यही लिटिल बजट रहता है, यही निर्धारित करती है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उन पर कितना यहाँ पर कर लगाया जाना चाहिए केंद्र सरकार के माध्यम से। यद्यपि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर भी डिसाइड करता है कि वो उसकी सिफारिश को माने या न माने, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही यहाँ पर डिसाइड करती है कि कहाँ पर कौन सा टैक्स लगाया जाएगा। तो GST काउंसिल के बारे में जो वर्णन है वो यहाँ पर 279 में उसका सब क्लास ए है उसमें किया गया है। आर्टिकल है अनुच्छेद 285। अनुच्छेद 285 के बारे में हम बात करें तो इसमें विशेषकर कहा गया है कि राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार की कोई प्रॉपर्टी है, कोई वहाँ पर कोई संचालन हो रहा है, उस पर टैक्स नहीं लगा सकती हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार जब उनको अनुमति देती है कानून बनाकर, संसद में कानून बनाएगी सबसे पहले, वहाँ पर संसद कानून बनाकर फिर राज्य सरकार हैं, राज्य सरकार को ये परमिशन दे देती है कि आप इस पर कर लगा सकते हैं, तो ही राज्य सरकारें उस पर कर लगा सकती हैं। अदरवाइज राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं है कि केंद्र के जो सेवाएं हैं, जो विषय हैं, उन पर कोई कर लगा दिया जाए, टैक्स लगा दिया जाए। इसके बाद में हम नेक्स्ट में बात करें और वो है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 है, ये बात करता है देश में आर्थिक महामंदी फैल जाए। जैसे सपोज कीजिएगा कि इस प्रकार से आप ये जो इंडिया देखते हैं और इसमें यदि आर्थिक महामंदी आ जाए, लोगों के पास में रुपए न हो सामान खरीदने के लिए, जैसे अभी वर्तमान समय में जो कोरोना काल चला हुआ है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं लगाई गई हैं जिसमें ये कहा गया है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 360 का प्रयोग करे। यद्यपि आज़ादी से लेकर
संविधान लागू होने से वर्तमान समय तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो उसमें ये सिफारिश की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करे और यहाँ पर जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, वो अपने हाथ में लें और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कल्याण हो जाए, क्योंकि कोरोना से बहुत से जो लोग हैं वो मर रहे हैं। तो आपके लिए भी एक मैसेज है कि आप अपने घर पर रहें और ज़्यादा अनावश्यक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाएं। ठीक है, हमेशा मास्क पहने, 2 गज की दूरी है उसको मेंटेन जरूर करें। ठीक है, तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अनुसार यही है कि यदि देश में इसका प्रयोग कर दिया जाता है तो वहाँ पर स्टेट लिस्ट जो बनी हुई है उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो यूनियन गवर्नमेंट को मिल जाता है। यदि ये घोषित कर दिया जाता है तो राज्य के सभी वित्तीय संसाधन केंद्र सरकार के पास में निहित हो जाते हैं। बाद में हम यहाँ पर बात करें कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। भारत में जो भी बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और उस बजट का यहाँ पर राज्यों और केंद्र सरकार के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने उसका किस प्रकार से खर्चा किया है, उस खर्चे का यहाँ पर निरीक्षण है, बारीकी से जो निरीक्षण है वो कैग के माध्यम से किया जाता है। कैग देखता है कि राज्य ने इस रेट पर कोई ज़्यादा सामान तो नहीं खरीदा है। इसके साथ में केंद्र सरकार यहाँ पर कैग को स्पेशल ऑर्डर यहाँ पर देकर किसी राज्य की विशेष व्यवस्थाओं के पुनर्मूल्यांकन या उनका जो बारीकी से मूल्यांकन है उसका आदेश भी यहाँ पर दे सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट में हम बात करें स्टेट सेंटर टैक्स। इसमें एक कॉमन सी बात है जो ऊपर भी आप बता सकते हैं कि जो भी स्टेट लिस्ट राज्य सूची बनी हुई है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है और उसकी रिगार्डिंग जो टैक्स लगाने का जो अधिकार है वो यहाँ पर राज्य सरकार को मिला हुआ है। और सेंटर लिस्ट में जो भी विषय शामिल हैं उन पर टैक्स लगाने का जो अधिकार है वो यहाँ पर केंद्र सरकार को मिला हुआ है। इसके साथ में आपने लास्ट में यहाँ पर निष्कर्ष जरूर बताना है कि उपर्युक्त जो पॉइंट आप पढ़े हैं उनसे आप क्या समझते हैं। तो इनके बारे में आप बताएंगे। केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और वित्तीय संबंध है। इनका विश्लेषण हम करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राज्य है और केंद्र सरकार है वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करती रहती हैं, फिर भी यहाँ पर केंद्र सरकार का हस्तक्षेप है वो राज्यों में अधिक रहता है और केंद्र सरकार के पास में आर्थिक संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा हैं, राज्य सरकारें हैं उनके पास में आर्थिक संसाधन कम है और इनका जो निर्धारण है वो वित्त आयोग के माध्यम से किया जाता है। तो ये सब बातें आप यहाँ पर ज़रूर बताएंगे इसके निष्कर्ष में। हमने आपके लिए ये क्लास रखी है जिसमें हमने केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसमें यदि आपके पास में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें YouTube पर कमेंट करें। धन्यवाद।